नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 72वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एनडीसी, जिसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी हिंदी में इसका नाम कहें तो राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण। यह जो संस्था है, हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य करती है, उन पर विचार करने का कार्य करती है, उनके लिए पॉलिसी तैयार करने का कार्य करती है। सबसे पहले हम यह बात देख लें कि अपने कुछ व्याख्यानों में इसकी रूपरेखा को तैयार करें तो किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की, और इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो संविधान है 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। अब इसमें हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे आर्टिकल हुआ करते थे और आर्टिकल के अनुसार ही हमारे देश की व्यवस्थाएं चलाई जानी थी। लेकिन क्या होता है कि मार्च का जो महीना होता है और मार्च के महीने में ही योजना आयोग को ला दिया जाता है, और योजना आयोग के माध्यम से क्या होना होता है कि जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं, जो हम देख सकते हैं सरकार है वह योजना आयोग के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ कर रही थी। आपने पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा। पंचवर्षीय योजनाएं भी इसी के द्वारा रेगुलेट की जाती थी, किसके द्वारा, योजना आयोग के लिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो हम देख सकते हैं कि संविधान तैयार हुआ है, लेकिन इसमें योजना आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। योजना आयोग के इसी प्रकार के कार्य से हम देख सकते हैं कि देश से कुछ आलोचनात्मक पक्ष निकल कर आने लगे। लोगों को यह समझ में नहीं आता था हम पार्लियामेंट या संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या योजना आयोग के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो इसी सभी उलझन को दूर कराने के लिए एक संस्था को बीच में लाया गया जो कि मध्यस्थता का कार्य करती थी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि योजना आयोग को सलाह देने के लिए एक बॉडी बनाई गई, जिसे 1952 में, अगस्त 1952 में बनाया गया। इसका कार्य क्या था, यह एक निकाय था जो राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी, योजना आयोग को सलाह देने के लिए की गई थी। और कब की गई थी, 1952 में की गई थी। योजना आयोग एक कार्यकारी निकाय था। हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो यह कार्यकारी निकाय था। यह देखने के लिए बनाया गया था कि योजना आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ा गया था जिनके बारे में जानकारी हम आगे इसी व्याख्यान में प्राप्त करेंगे। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि नीति आयोग है वह योजना आयोग की तरह कार्य करता है, और हम जो देख सकते हैं कि एनडीसी है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वह उसको रेगुलेट करने का कार्य कर रही है। चलिए बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। इसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके जो 72 व्याख्यान हैं वह पूरे हो चुके हैं, और आपको पॉलिटी का अगर ठीक तरीके से अध्ययन करना है तो सारे लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा। अब हम संयोजन की बात करें तो संयोजन में क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें शामिल की गई हैं, किस प्रकार से यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, सदस्य यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हुआ करते हैं। वर्तमान में जो नीति आयोग बनाया गया है उसके भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1950 में आपके प्रधानमंत्री जी कौन हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में यह सब कार्य किए जा रहे थे। इसमें कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वह भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की बात कर रहे थे, जो कि योजना आयोग के लिए कार्य कर रहा था, जो कि इसको सलाह देने का कार्य कर रहा था। तो आपको इससे इंटरकनेक्ट करना है कि इसमें ऐसे कौन कौन से सदस्य रहे होंगे जो किसको हमारी योजना आयोग को सलाह देने का कार्य कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत को इसमें जोड़ दिया गया था, यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो भारत का सर्वोच्च पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर को जोड़ दिया गया था जो कि इसी के मिनिस्टर होते हैं। अब हम देख सकते हैं समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी के अंतर्गत आने लगे थे, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसी के अंतर्गत आते थे, और गवर्नर की बात करें तो केंद्र पर जिसका शासन होता है वह होता है राष्ट्रपति शासन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति बाध्य होती है, हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं या पार्लियामेंट होती है। तो हम देख सकते हैं कि संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत ला दिया गया था योजना आयोग के अंतर्गत। योजना आयोग के सेक्रेटरी
राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी होते हैं। जो इसके सेक्रेटरी का जो पद हुआ करता था, जो कि योजना आयोग में हुआ करता था, वह राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी वही हुआ करते थे। और अध्यक्ष हम भी देख रहे थे सेम टू सेम, वही प्रधानमंत्री कहाँ पर अध्यक्ष हैं, योजना आयोग में, और वही प्रधानमंत्री कहाँ पर अध्यक्ष हैं, हमारी राष्ट्रीय विकास का प्राधिकरण में। तो हम देख सकते थे इसकी मीटिंग होती थी, समस्त प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता था, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते थे, और सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, जो कि दोनों ही संस्थाओं के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और इसके अलावा हम देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हम देख सकते हैं कि मंत्री होते हैं जिनके पास रियल पावर हुआ करती है। तो हम देख सकते थे सारे के सारे देश को यहाँ पर ला दिया गया है। राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण योजना आयोग को एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करके देता था, यानी जो यहाँ पर प्रशासनिक कार्य किए जाने हैं वह क्या करेगा, जो कि राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण है उनको तैयार करेगा और योजना आयोग को सौंप देगा। योजना आयोग के कार्यों की जांच तथा सलाह देने के लिए कार्य राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता था, यानी इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी जांच भी करते थे, साथ ही उन कार्यों पर सलाह भी देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, एनडीसी के द्वारा किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के उद्देश्य क्या क्या थे। इनका मेन उद्देश्य को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो सलाह देना ही था। तो हम यहाँ पर और भी जानकारी देखते हैं। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को राज्यों की सहमति के साथ लागू करना। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सीएम को शामिल किया गया है, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वह राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वह राज्यों पर अपना प्रशासन चलाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे सीएम किसके पास हैं, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के पास है। और जैसे ही हम देख सकते हैं कोई भी योजना आती है तो इसको संपूर्ण देश में लागू करना है। ऐसा तो है नहीं कि पीएम जाके संपूर्ण देश में कोई योजना को लागू कर देगा। इसके लिए सहमति की आवश्यकता पड़ेगी सीएम की। तो यह सीएम की जो सहमति है उसको लाने के लिए क्या कार्य करेगा, एनडीसी कार्य करेगा। यह योजना को संपूर्ण भारत में लागू करवाने तथा केंद्र व राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करती थी। आराम से इनको बुलाया जाएगा, अच्छे से बहलाया फुसलाया जाएगा और समझाया जाएगी कि इस प्रकार की योजना देश के लिए लाई जा रही है, जो कि बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही फायदेमंद है। इस योजना को आपके राज्य में लागू करना है। तो यह कौन बात करेगा, एनडीसी कार्य करेगा। किसके परिप्रेक्ष्य में करेगा, यह करेगा योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य में। तो योजना को समस्त देश में लागू करने के लिए इस प्रकार की बात की जाती थी। चूँकि हम देख सकते हैं कि 1952 से लेकर काफ़ी लंबे समय तक, यानी 1950 से लेकर 70 वर्षों तक क्या रहा, ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और कांग्रेस की सरकार जहाँ पर हुआ करती थी तो हम देख सकते थे कि राज्य भी उसमें शामिल होते थे और केंद्र भी उसमें शामिल था। तो आराम से कोई भी योजना को आराम से संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाता था। और ऐसे एक दो राज्य होते थे जो कि विपक्ष में हुआ करते थे, तो उनको भी आराम से इसके अंदर ला दिया जाता था। राष्ट्रीय योजनाओं के सहयोग के लिए संसाधनों का प्रयोग नीति बनाने का कार्य करती थी। यानी हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय योजना है उनके सहयोग के लिए संसाधनों, यानी जिस प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है, तथा उनके प्रयोग की नीति बनाने के लिए, यानी किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाना है, इसकी नीति बनाने का कार्य भी किसके द्वारा, एनडीसी के द्वारा किया जाता था। कुछ पिछड़े क्षेत्रों को पर विशेष ध्यान देने की बात भी की जाती थी। यानी हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता था कि मान लो 29 राज्य हैं, ठीक है, यह हम मान सकते हैं, और कोई भी योजना लानी है तो योजना को एक सीधे तौर पर यहाँ पर हम जैसे किसी भी के सुविधा उपलब्ध कराते हैं 29 राज्यों के लिए। तो ये ऐसा नहीं होता था कि एक प्रकार से किसी योजना लाए और बंटवारा कर दिया 29 भागों में और उसको विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर यह जानने का प्रयास करती थी एनडीसी कि किस राज्य को ज़्यादा आवश्यकता है, किस राज्य को उतनी आवश्यकता नहीं है। तो इसके अनुसार भी यह कार्य करती थी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हुआ, कुछ ऐसे दक्षिण के राज्य हुए जिनके लिए ज़्यादा आवश्यकता है विकास की, जहाँ पर संसाधनों की अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कहीं पर ठंडे इलाके होते हैं तो कहीं पर गर्म इलाके होते हैं, कहीं रेगिस्तान है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में जो क्लाइमेट होता है वह डाइवर्स होता है, इसमें विविधता पाई जाती है। तो विविधता के अनुसार राज्यों में जिस प्रकार की समस्या है उनका समाधान करने का कार्य
भी किसके द्वारा, एनडीसी के द्वारा किया जाता था। उसके द्वारा संसाधनों को समझा जाता था कि किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है। जहाँ पर चावल की खेती की जानी है वहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर गन्ने की खेती की जानी है वहाँ पर उसके बीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके खाद की आवश्यकता पड़ेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। तो इन आवश्यकताओं को समझकर केंद्र तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा, एनडीसी के द्वारा किया जाता था। देखने में आप नाम से ही स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी राष्ट्र के विकास के लिए जो संस्था बनाई गई थी उसे राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण नाम दिया गया था। उसी प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। मानव संसाधन की बात करें तो संसाधनों की यदि बात करें तो संसाधन दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मानव संसाधन, यदि आप मानव संसाधन बनाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति है यदि वह रोजगार नहीं करता, अच्छा स्वस्थ नहीं है, तो आपके लिए वो क्या बन जाता है, एक डेप्थ बन जाता है। उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी हम देख सकते हैं आपको क्या बनाना है, उससे पैसा प्राप्त करना है तो उसके पास अच्छा स्वास्थ्य होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और अच्छा रोजगार होना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करके रखी है और रोजगार कर रहा है, तो वह राष्ट्र की आय में योगदान देगा। तो इस प्रकार वह मानव संसाधन कहलाएगा। अब संसाधन की बात करें तो नॉर्मल जो संसाधन होते हैं उनमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोयला हुआ, जंगल हुआ, जमीन हुआ, वन्य जीव हुए, नदी वगैरह हुई और जो कि ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो संसाधन हुआ करते हैं वह भी हमारे लिए क्या होते हैं, आय के साधन होते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के संसाधनों की बात की गई है और इन्हीं संसाधनों के अनुसार राष्ट्र के विकास में जो भी उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें हैं वह शामिल की जाती थी और उन्हीं के अनुसार वहाँ पर विकास किया जाता था, पैसे आवंटित किए जाते थे, कर की उपलब्धता प्राप्त की जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्य को समझने का प्रयास करेंगे कि एनडीसी कुल मिला के कर क्या रही थी, क्या कार्य थे इनके। योजनाओं के दिशा निर्देश तैयार करना, यानी आपको कोई भी आपके द्वारा योजना लाई जा रही है तो उसके दिशा निर्देश जारी करना। मान लो आज जल जीवन मिशन सामने आया आपके, या फिर उज्ज्वला गैस योजना आपके सामने आई, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कोई जल जीवन मिशन है तो किस प्रकार से उसको लेकर जाना है, सबसे पहले किस राज्य में उसकी आवश्यकता होगी, किस प्रकार से संपूर्ण देश में इसको लागू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के खाका तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, एनडीसी के द्वारा किया जाता था। योजनाओं को दिशा निर्देश दिए जाते थे। कमीशन द्वारा बनाई गई योजना पर विचार विमर्श करके कार्य करना है, यानी कमीशन द्वारा जो भी यहाँ पर योजना बनाई गई है उस पर विचार विमर्श करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता था। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के विकास की बात की जाती थी, यानी प्रत्येक क्षेत्र, यानी चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, सभी क्षेत्रों की बात इसके द्वारा की जाती थी। इनमें शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि, व्यापार संबंधी सभी जिस प्रकार के कार्य होते थे उन पर बात की जाती थी और उन पर योजना बनाने के लिए कहा जाता था योजना आयोग से। सभी क्षेत्रों की समस्याओं को देखना तथा समाधान खोजने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता था। कैसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर किस प्रकार की समस्या है और उनको खोजकर उनका समाधान खोजने की बात यहाँ पर की जाती थी। कार्यों को करने तथा अनुशंसा देने के लिए भी कार्य किया जाता था, यानी इनके लिए अनुशंसा भी तैयार की जाती थी, आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की थोड़ी सी हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना में हम देख सकते हैं कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई यह सबसे पहली कैबिनेट के समक्ष जाती है। आगे देखते हैं। यह क्या कार्य कर रही थी, जिस प्रकार योजना आयोग के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसको सबसे पहले किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया होती थी उसको समझने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि जो योजना आयोग द्वारा योजना बनाई जाती थी सबसे पहले वह कहाँ रखी जाती थी, कैबिनेट के पास रखी जाती थी। इसके बाद राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता था, यानी सबसे पहले योजना आयोग द्वारा अपनी जो योजना बनाई जाती थी उसको कैबिनेट से चर्चा की जाती थी। इसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी एनडीसी के पास यह जाती थी।
यदि राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा इसे स्वीकारिता प्राप्त हो जाती, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब इसको स्वीकारिता कहाँ से प्राप्त करानी है, एनडीसी से। यदि एनडीसी इसको वेरीफाई कर देती थी और इसको स्वीकारिता दे देती थी तो प्लान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। अब हम देख सकते हैं कि इसको परिपक्वता का कार्य कहाँ पर किया जा रहा है, एनडीसी के पास किया जा रहा है, और एनडीसी के पास से लाकर इसको कहाँ पर रखा जा रहा है, सीधा संसद में लेकर आया जा रहा है। यानी यहाँ पर 2 सदन होंगे और हमारे राष्ट्रपति जी होंगे। तो कुल मिलाकर क्या बात है कि कोई भी योजना है उसको सरकारी जामा यानी संसद के समक्ष लाए जाने के अनुसार इसको हम देख सके देश के लिए लाया जा रहा है। इस प्रकार की बात की जाती थी कि संपूर्ण देश के लिए यह स्वीकारितापूर्ण तरीके से सबके सामने लाया जाए। संसद की स्वीकारिता मिलने के बाद यह संपूर्ण योजना कहलाती थी, यानी अब योजना को पूर्ण रूप से योजना कहा जाता था कि यह देश के लिए लाई जा रही है। इसके बाद हम देख सकते हैं इसको सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाता था। आपने गजेटेड ऑफिसर के बारे में सुना होगा, जो कि एक संवैधानिक पद हुआ करता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि उनके पास एक सरकारी क्या होता है, निर्देश होता है। उस निर्देश के अनुसार वह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर योजना बनाई जा रही थी उसको सरकारी जामा पहना दिया गया है। राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण देश की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बाध्य होती है, यानी देश में किस प्रकार से सामाजिक विकास किए जाने, किस प्रकार से आर्थिक डेवलपमेंट किया जाना है, आर्थिक विकास किया जाना है, तो इसके लिए बाध्य होती है। और इसी के मोटो को ध्यान में रखते हुए यह अपना कार्य करती है कि देश में किस प्रकार से सामाजिक विकास हमको कराना है और आर्थिक विकास में हमें क्या सहयोग करना है। राष्ट्रीय प्राधिकरण योजना आयोग का सलाहकारी निकाय है, जो कि हमने पहले ही समझा कि यह सलाह देने का कार्य करती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपको एक बात याद रखनी है कि योजना आयोग राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यह जो बात है वह आपको याद रखनी है कि जो हमारी एनडीसी है, यदि वह कोई किसी भी प्रकार की सलाह देती है तो इसके लिए योजना आयोग बाध्य नहीं है कि वह उस पर कार्य करेगा। उसके पास अपनी ही खुद की एक पावर्स होती हैं। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यह नहीं होगा कि एनडीसी निकल कर आए और उनको निर्देश देने लगे कि आप इस प्रकार के कार्य कीजिए और उनको करना पड़े, तो इसके लिए वह बाध्य नहीं होते। वह चाहे तो इनकी जो सलाह होती है उसको स्वीकार कर सकते हैं, यदि नहीं चाहे तो उसको अलग भी कर सकते हैं, उस सलाह को नहीं भी मान सकते। चलिए आगे देखते हैं। यह केंद्र व राज्यों को वर्ष में 2 बार बैठक करने के लिए निर्देश देती है। यानी हम देख सकते हैं कि आपको जो बात याद रखनी है कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे सीएम्स हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, सभी बैठकर कार्य कब करते हैं, साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है, जहां पर सारे सीएम को बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और उसके बाद कैबिनेट के मंत्री भी यहां पर हुआ करते हैं। तो सबके द्वारा इस पर चर्चा की जाती है। तो केंद्र व राज्य की बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यह भी बात यहाँ पर की जाती है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की आलोचनात्मक पक्षों को हम समझने का प्रयास करें तो सीधे तौर पर इसकी आलोचना एक ही विषय में की जा सकती है कि यह संविधान के अनुसार क्यों नहीं है। यदि हमारी संविधान की बुक है तो उसके अनुसार कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन थोड़ी सी और बातें हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यह केंद्र व योजना आयोग का कार्य करती है। यानी हम देख सकते हैं यह केंद्र, राज्य व योजना आयोग का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए जो योजना आयोग है वह कहाँ से निकल कर आ रहा है, वह केंद्र से निकल कर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें केंद्र को भी शामिल किया जा रहा है, राज्य को भी शामिल किया जा रहा है और योजना आयोग को भी शामिल किया जा रहा है। तो 3 चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यह केंद्र पर भी कार्य करती है, राज्य पर भी कार्य करती है और योजना आयोग के प्रति भी बाध्य होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तीनों के लिए यह कार्य करती है। संघवाद के ढांचे को बनाए रखने का कार्य करती है। यहाँ पर आलोचना नहीं, थोड़ी सी इसकी तारीफ की जा रही है, जो कि आपको समझना चाहिए कि संघवाद का जो ढांचा होता है, राज्य व केंद्र को एक साथ चलने की बात की जा रही है कि राज्यों को व केंद्र को एक साथ लेकर चलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एनडीसी के द्वारा की जाती है। लोगों को विश्वास दिलाने के कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। लोगों को इस प्रकार से विश्वास दिलाया जाता है कि जो कि योजना आयोग है वह ठीक तरीके से कार्य कर रहा है, आपको इसके अनुसार कार्य करना चाहिए तथा योजना आयोग सर्वसम्मति से कार्य कर रहा है। इस प्रकार का विश्वास जनता को दिलाने का यह कार्य करती है। हालांकि वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग ला दिया गया है और नीति आयोग के लिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो
राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण है इसी प्रकार का कार्य कर रही है। अब हम थोड़ी सी सरकारीय कमीशन की बात करें तो सरकारीय कमीशन द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण को विकास प्राधिकरण को अनुच्छेद 263 के अंतर्गत लाकर संवैधानिक निकाय बनाने की सलाह दी गई थी। यानी अब हम देख सकते हैं कि इसको संवैधानिक निकाय बनाने का भी प्रयास किया गया जो कि सरकारीय कमीशन के द्वारा किया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। इनके द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास प्राधिकरण नाम भी दिया गया, यानी इसके लिए राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास प्राधिकरण एनडीसी को नाम दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की बात इनके द्वारा की गई थी। चलिए, तो बहुत सी जानकारी हमने प्राप्त की। एक बार हम थोड़ा सा पीछे से लेकर रिवीजन करते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन देख सकते हैं राष्ट्रीय प्राधिकरण में क्या है कि केंद्र राज्य व योजना आयोग को एक साथ लेकर चलने की बात की गई थी। और हम देख सकते हैं कि याद रखने योग्य यह बात भी है, सरकारीय कमीशन ने इसका नाम रखा, वह रखा राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास प्राधिकरण। इस प्रकार के नाम से इसको जाना जाना चाहिए, तो इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी और 263 आर्टिकल के अंतर्गत इसे रखा जाना चाहिए, इस प्रकार की बात की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं तैयार होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो तैयार होती थी तो इसके लिए सबसे पहले उसको कैबिनेट में रखा जाता था। कैबिनेट के बाद हम देख सकते हैं कि इसको एनडीसी के पास प्रस्तुत किया जाता था। कैबिनेट और एनडीसी की स्वीकार्यता के बाद इसको संसद में रखा जाता था और यह पूर्ण योजना कहलाती थी और इसे गजट में पेश कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये योजना तैयार हो जाती थी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर दिया जाता था। अब हमने इसके कार्य समझे। यह दिशा निर्देश देने का कार्य करती है योजना आयोग को। और हम देख सकते हैं यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यापार जैसे मुद्दों जो संसाधन हुआ करते हैं उन पर भी कार्य करती है। सभी क्षेत्रों को देखने, समस्याओं को समझने तथा उसका समाधान खोजने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है एनडीसी के द्वारा। राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के उद्देश्य हमने समझे कि संपूर्ण देश को एक रूप में लाना तथा योजनाओं को सबको समझाना होता था। इसमें सभी सीएम को शामिल किया जाता था और इसके अलावा हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाता था। राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के संयोजन में हमने समझा कि इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। साथ में कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसके अंतर्गत लाया जाता है। तो संयोजन में हमने इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की। प्राधिकरण से संबंधित हमने इसके गठित होने की बात की। तो इसका गठन किया गया था अगस्त 1952 में और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। मार्च में ही योजना आयोग को ला दिया गया था और 2 साल तक जो भी चला होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने प्राप्त की होगी। इसके बाद एनडीसी यानी 1952 में एनडीसी का गठन कर दिया जाता है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसके लिए कार्य करने लगती है, योजना आयोग के लिए कार्य करने लगती है। चलिए, तो बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त की एनडीसी से संबंधित। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मणि पांडे से। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम ऐसे बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो इस प्रकार के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। उन बच्चों तक इस प्रकार के लेक्चर्स को पहुंचाइए, उनको सब्सक्राइब करवाइए ताकि वह जैसे ही लेक्चर आते हैं तो तुरंत ही उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वो आसानी से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।